हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSES IP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर सी। हमने सेक्शन नंबर सी ऑफ पेपर नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑलरेडी देख चुका है। आज हम देखेंगे सेक्शन नंबर सी ऑफ पेपर नंबर 2। ओके, बेसिकली ये कितने नंबर का क्वेश्चन होता है? ये क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, जिसके अंदर टोटल 26 मार्क्स का आता है। टोटल हमारे 17 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमको इसमें से सिर्फ और सिर्फ 13 क्वेश्चन करने होते हैं। अब इससे पहले मैं आगे चलूं क्वेश्चन के ऊपर, मैं आज एक सरप्राइज देने वाला हूं। सरप्राइज क्या? बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर ये क्वेश्चन के जो आंसर्स है ये हमको भी प्रोवाइड करो ना प्लीज, हम कैसे राइट करेंगे? इससे अच्छा अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो तो चलो मैं आपको ये जो क्वेश्चन है वो उसके जो आंसर्स है वो आपको प्रोवाइड करके दूंगा, लेकिन कैसे और कब वो हम देखेंगे आगे। तो अभी शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो शुरू करते हैं, आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके बेटा, तो हमारा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या है? मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर नंबर 1 है, जिसके अंदर इसको साइंस क्यों बोला गया है? मैनेजमेंट को साइंस इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रूल्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। जैसे एक साइंस के अंदर नहीं कि H2O, ठीक है, जब हम H2O को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं तो वो हमारा वाटर बनता है। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, यहाँ पे भी प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जैसे साइंस पे प्रिंसिपल्स एंड रूल्स रेगुलेशन होता है, जो पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज करो वो वैसे ही परफॉर्म करेगा। वैसे ही ये जो इकोनॉमिक्स है ये जो इकोनॉमिक्स है सॉरी ये जो बिजनेस स्टडीज के जो कंसेप्ट्स होते हैं ये हमारे सभी जगह काम करें। Hence many writer consider the management as a science। दूसरा, ये एक आर्ट है, एक कला है। कला मतलब मैनेजमेंट के अंदर हम खुद काम नहीं करते, हम लोगों से काम करवाते हैं। गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर दैट रिक्वायर अ प्रोफिशिएंसी, एक कला चाहिए होती है, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, एक चालाकी, एक इंसाइटनेस जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये आर्ट है। और ये भी तो बिजनेस स्टडीज क्या बताता है, मैनेजमेंट क्या बताता है? मैनेजमेंट भी तो ये बता रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस। ओके, into which 6 part हेनरी फॉयल डिवाइडेड हिज एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। तो ये जो हेनरी फॉयल था इसने कौन कौन से 6 पार्ट में अपनी एक्टिविटीज को बताया हुआ? तो इसने बेसिकली बताया हुआ है टेक्निकल एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल, सेफ्टी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। कौन सा? टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सेफ्टी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। बेटा जी अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं तो एक बिजनेस के अंदर क्या चाहिए? टेक्निकल एक्टिविटीज होती है, हाँ जी, मशीन वगैरह यूज होती है। कमर्शियल सेलिंग वगैरह होता है, कमर्शियल एक्टिविटी होती है। उसका रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सारे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेफ्टी मेजर्स वगैरह रखते हैं, इंश्योरेंस वगैरह लेते हैं, तो सेफ्टी एक्टिविटी। उसका अकाउंटिंग करना और उन सभी चीजों को मैनेज करना। तो टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सेफ्टी, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एक्टिविटी। किसने बोला था? हेनरी फॉयल के 6 पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज। नेक्स्ट, प्लानिंग शुड बी फ्लेक्सिबल। ऐसा क्यों? बेटा जी ये जो प्लानिंग होती है ना, ये ऐसा कोई फिक्स नहीं होता, ये हमारे कैलकुलेशंस एंड एजम्पशन के बेस पे बनाया जाता है। ये क्या होता है बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं जो आपने सोचा वैसा का वैसा ही होगा। यहाँ पे बहुत सारे नेसेसरी चेंजेस आते रहते हैं, जिसके टाइम टू टाइम और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, उस सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, टाइम के हिसाब से हमको क्या करना पड़ता है? नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं। इसलिए प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग हमारी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, प्लानिंग रिजिड नहीं होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल प्लानिंग इज अ प्री कंडीशन फॉर अ प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज डेवलपमेंट? बेटा जी ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 का, डेवलपमेंट होता क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं इंपार्टिंग, मतलब थियोरेटिकल नॉलेज को शेयर करना। इंपार्ट मतलब शेयर करना। उसके साथ साथ थियोरेटिकल तो दिया ही दिया आपने, और क्या दोगे आप? प्रैक्टिकल नॉलेज भी दोगे। किसको? मोस्ट इंपोर्टेंट किसको? टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। अगर यही बॉटम लेवल को दो तो वो बन जाता है ट्रेनिंग, लेकिन अगर टॉप लेवल को दो तो वो बन जाता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंपार्टिंग थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड, उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट। द टर्म डेवलपमेंट रिफर टू द प्रोग्राम विच हेल्प्स, क्या करता है? अचीव देयर
प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव। तो ये जो डेवलपमेंट है ये हमारे प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मदद करता है बाय इम्प्रूवाइजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द हेड। मतलब जो हेड होता है, जो डिपार्टमेंट का हेड होता है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो समझ है, उनकी जो थॉट है, उनको हम क्या करते हैं, वाइडन करते हैं। So to enhance the ability of the top level manager, the organization has to underdevelop oriented programs, जिसको हम बोलते हैं, जिसको और क्या बोलते हैं, ऑफिसर डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम। तो आप इसको ऑफिसर डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, डेवलपमेंट भी बोल सकते हो। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट का मतलब इंपार्टिंग क्या? थ्योरेटिकल एंड कौन सा नॉलेज? प्रैक्टिकल नॉलेज। किसको देंगे? टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट को। जिससे क्या होगा? जिससे उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो वाइडेंड हो सकेगी। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑफिसर डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिक्रूटमेंट इन द ब्रॉडर सेंस? रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटा? रिक्रूटमेंट का मतलब पहला तो ये चैप्टर नंबर कहां में से? 5 में से। ओके, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग किसका क्या करना? राइट टाइम पर, इन द राइट नंबर, इन द राइट प्लेस, विद द राइट क्वालिफिकेशन। ठीक है, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? एक्वायर करना, राइट टाइम, राइट नंबर, राइट प्लेस, राइट क्वालिफिकेशन। वापस से बोलूं मैं साथ, एक्वायरिंग राइट टाइम पे, राइट नंबर में, राइट प्लेस में, राइट क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको चीजों लोगों को हायर करना, उसी को तो बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कंटिन्यूअस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक बार आपने रिक्रूटमेंट किया मतलब ये नहीं कि हमारा काम खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि हम अगर न्यू एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करेंगे, नहीं नई जगह पे एंटरप्राइज एस्टेब्लिश हुई है तो उसको रिक्रूटमेंट चाहिए, हाँ। अगर एग्जिस्टिंग को हमने एक्सपांड किया तो उसको रिक्रूटमेंट चाहिए, हाँ। अगर व्हेन द एम्प्लॉय अगर रिजाइन कर रहा है, मर जाता है, रिटायर हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा बंदा चाहिए, हाँ। तो ये रिक्रूटमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट इज अ इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। तो हम इंटरनल सोर्स से भी रिक्रूटमेंट करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से भी रिक्रूटमेंट करते हैं। ओके, व्हाट इज को पार्टनरशिप? बेटा जी, को पार्टनरशिप का मतलब होता है जब तो अपने जो वर्कर है ना, वर्कर उसको सैलरी के अलावा बोलता है भाई आज से तू मेरा एम्प्लॉय नहीं है, तू धंधे का मालिक के अंदर हिस्सा है तेरा। मतलब कि जब मैं उसको धंधे के अंदर प्रॉफिट शेयर कर देता हूँ, धंधे का बिजनेस पार्टनर बना देता हूँ, उसी को बोलते हैं को पार्टनरशिप। तो व्हेन एन एम्प्लॉय और वर्कर आर अ पार्टनर इन द ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब उसको ओनरशिप में भी पार्टनरशिप मिल रही है, मैनेजमेंट में पार्टनरशिप मिल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में उसको क्या मिल रही है? पार्टनरशिप। उसी को बोला जाता है को पार्टनर। मतलब अब तो खाली सैलरी वाला नहीं रहा, अब तो धंधे का मालिक भी बन गया। इट इज नोन एज को पार्टनर एज द एम्प्लॉय वर्कर आर टेकन को पार्टनर। अब वो उसको ऐसा नहीं लगता कि भाई मैं बिजनेस के लिए, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा फील होता है उसको। ऐसा नहीं लगता कि अब मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। इट बिकम इजी फॉर ओनर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। क्यों? क्योंकि अब जब वर्कर जब काम करेगा उसको लगेगा कि मैं खुद के बिजनेस के लिए काम कर रहा हूँ। हाउ इज कंट्रोलिंग एंड इंटरनल प्रोसेस? बेटा जी, इंटरनल प्रोसेस क्यों है कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी पर सुपरवाइज करना। कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी को देखना कि उसने कैसे काम किया, और उसके बाद जो भी उसके सामने एक्शन लेना। अगर जहां पे भी कहीं पे भी कुछ लीक रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, उसको फाइंड आउट करना और उसको हटाना, उसी को कंट्रोलिंग बोलते हैं। कंट्रोलिंग इंटरनल क्यों है? कंट्रोलिंग इंटरनल इसीलिए क्योंकि ये क्या फोकस करती है? फोकस ऑन द रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस विद इन द बिजनेस। मतलब कंट्रोलिंग किस पे रेगुलेट करना, मतलब कंट्रोलिंग कौन सी एक्टिविटी? दैट टेक प्लेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसके ऊपर उसको रेगुलेट करना। हम कोई पड़ोसी को जाके रेगुलेट नहीं करते, मतलब रेगुलेट मतलब कंट्रोल करते हैं, हम उनको देख रेख नहीं करते। हम कौन से बिजनेस एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं? जो हमारे इंटरनल बिजनेस एक्टिविटीज होती है। इंटरनल बिजनेस सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज, फाइनेंस, अकाउंटिंग, एम्प्लॉय वर्क मेथड एंड ऑल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो ये सब क्या है? ऑल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बाय मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग दिस एक्टिविटी, जब हम इसको मॉनिटर करें, इवैल्यूएट करें, इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इट्स ऑपरेशन। मतलब अब ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कंट्रोल कर पा रही है ओवर इट्स ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज पर्सन ओरिएंटेड। बेटा जी, ऑर्गेनाइजेशन पर्सन ओरिएंटेड क्यों है? बेटा जी, पर्सन के द्वारा किया जाता है, पर्सन के ऊपर किया जाता है, पर्सन के हित में किया जाता है। सर मतलब समझ नहीं आया, चलो बताओ। कंट्रोलिंग इज डिफाइंड फॉर इंप्रूवमेंट। यहाँ पे कंट्रोलिंग में हमारा बेसिक पर्पस किसी को नीचे नहीं लिखाना, हमारा यहाँ पे बेसिक पर्पस होता है इंप्रूवमेंट लाना। किसके अंदर? इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज ऑफ अ वर्कर। कौन करेगा ये इंप्रूवमेंट? बाय द वर्कर। और किसके लिए किया जाएगा? फॉर द वर्कर। द पर्सन इज एट द सेंटर। यहाँ पे पर्सन सबसे सेंटर में कौन होता है कंट्रोलिंग में? वो बंदा होता है। कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज ऑन अ वर्कर
कंट्रोलिंग कौन करेगा? ऑन अ वर्कर के ऊपर किया जाता है, और कौन करता है? बाय अ वर्कर। द एक्टिविटीज परफॉर्म अल्टीमेटली बाय द पर्सन, तो अल्टीमेटली बाय द पर्सन ऑन द पर्सन किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेंटर में कौन है? पर्सन है। द एरर एंड डिविएशन आर आल्सो ड्यू टू ह्यूमन वीकनेस, तो मानस मात्र भूलनो पात्र, तो अपने गुजराती में कहावत है ना, तो मानस मात्र भूलनो पात्र होय छे। तो यहाँ पे जो पर्सन होता है, जो भी एरर और डेविएशन होता है, बोले ठीक है हमने भूल की है, लेकिन भूल करना वो गुनाह नहीं होता, भूल को दोहराते रहना, भूल को रिपीट करना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो यहाँ पे हम कंट्रोलिंग में वही को उसी चीज को रिमूव करते हैं, दैट इज व्हाई वी से कंट्रोलिंग इज वेरी मच पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कैपिटल। बेटा जी दो प्रकार की कैपिटल होती है, एक होती है वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ऐसी कैपिटल होती है जो डे टू डे बिजनेस में चाहिए होती है, जैसे रनिंग ऑफ द ऑपरेशन में जो भी चीजें चाहिए होती है वो वर्किंग कैपिटल में आती है। जबकि फिक्स कैपिटल कौन सी होती है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, मतलब जो फिक्स एसेट्स में जो लगती है बड़े पैमाने पर, वो लगती है फिक्स कैपिटल। ओके, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो पहले तो आपको यहाँ पे मैंने शॉर्ट बताया हुआ है, लेकिन आप कैसे बताओगे? आप यहाँ पे फिक्स कैपिटल का मीनिंग बता देना। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स कैपिटल आर एस अंडर। ये फिक्स कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग टर्म नीचे में होती है, क्योंकि हम बिल्डिंग, प्लांट मशीनें 1-2 साल के नहीं, 1 सालों के लिए बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस, डिफरेंट रेशियो एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस। बेटा छोटा बिजनेस होगा वहां पे फिक्स कैपिटल कम चाहिए, बड़ा बिजनेस जो होगा तो वहां पे फिक्स कैपिटल बड़ी चाहिए। कंपोनेंट, इसके कंपोनेंट होते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनें, फर्नीचर। यहाँ पे क्या होता है? लेस लिक्विडिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार आपने जब बिल्डिंग में पैसा डाल दिया तो आपको दूसरे दो महीने बाद उसको सेल आउट करके पैसा विड्रॉ नहीं कर लेते। मतलब यहाँ पे आपको कैसा चाहिए होता है? लेस लिक्विड होती है, एक बार इन्वेस्ट किया मतलब 5-10 साल तक के लिए भूल जाओ। नेक्स्ट, ये बहुत ज्यादा ही रिस्की होती है। नेक्स्ट, इस पे लगता है डेप्रिसिएशन। एंड लास्ट है सोर्स। इसके लिए सोर्स हम बड़े बड़े सोर्स यूज कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स है, लोन फंड है, या तो हम लोन फंड है, डेब्ट से भी पैसा लेके आ सकते हैं। ओके, What are the instrument of money market? बेटा जी मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट का मतलब होता है जब आप है ना कोई जब है ना शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन लेते हो तो उसको हम मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट कैन बी रेगुलेटेड भी हो सकता है, इरेगुलेटेड भी हो सकता है। रेगुलेटेड का मतलब कि जब किसी के कंट्रोल में होना, जो यहाँ पे जो कोई देख रहा है, मतलब गवर्नमेंट के अंदर में कंट्रोल में। इरेगुलेटेड मतलब जहां पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, तो मनी मार्केट के अंदर यहाँ पे हमको इंस्ट्रूमेंट्स पूछा है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? ट्रेजेबल है, कमर्शियल पेपर सीपी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल, कॉल एंड नोटिस मनी, ये सब क्या है? इसके इंस्ट्रूमेंट्स है। बेटा जी एक चीज बोलूं, ये मैंने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट को बहुत ज्यादा ही डिटेल के अंदर मेरे जो यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ, आप चाहो तो उसको डिटेल में जाके देख सकते हो। बड़ा ही डिटेल मैंने और बड़े ही अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया हुआ। तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे ओसीएम, गुजरात बोर्ड ओसीएम के नाम पे होगा, वहाँ पे उसमें आप सर्च करोगे मनी मार्केट के ऊपर, आपको एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट से। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट कंसेप्ट। बेटा जी प्रोडक्ट, हम यहाँ पे प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर हम किसके ऊपर फोकस करते हैं? प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना उसको और ज्यादा अच्छी करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे बोलते पैसे जाए चलेगा, चीज अच्छी मैं बेचूंगा। जैसे मेरा क्या काम है कि आपको सर्विस अच्छी से अच्छी, बेटर से बेटर सर्विस देना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? आपको प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। हम अपने जो सीए वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर, उनकी पढ़ाई के ऊपर, उनके एजुकेशन, उनकी जो रेगुलर क्लासेस है, उनके टेस्ट वगैरह पर बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनाइजेशन उसके प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा, उसकी क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या करती है? कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट करती जाती है। भले वो हाई प्राइस पे बिके चलेगा, लेकिन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे कंटिन्यूअसली कॉन्सेंट्रेट किया जाता है R&D के ऊपर। ठीक है, तो ये चैप्टर कौन सा? ये चैप्टर है हमारा 10, उसके अंदर प्रोडक्ट कंसेप्ट है। प्रोडक्ट कंसेप्ट में हमने देख लिया क्या होता है। फटाफट बोलना, मेरे साथ रिपीट करो। प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर काफी अच्छा ध्यान देती है, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ाती रहती है, कंटिन्यूअसली R&D करती रहती है, और उसके बदले वो ज्यादा प्राइस चार्ज करती है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा R&D करती है, इसलिए। ओके, गिव द मीनिंग ऑफ द मार्केट रिसर्च।
मार्केट रिसर्च चैप्टर नंबर है हमारा 10। मार्केट रिसर्च क्या होता है? मार्केट रिसर्च फर्स्ट एंड इनिशियल वर्क होता है किसके अंदर? ऑफ द मार्केट रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग में मार्केटिंग का जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 10, उसमें फर्स्ट और इनिशियल वर्क क्या ही होता है? मार्केट रिसर्च होता है। मार्केट रिसर्च के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन? कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस क्या रहेगा जब लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना, और अगर आपने बिना कुछ सोचे समझे अगर आप मैदान में उतर गए तो क्या होगा? आप बड़ी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से नीचे गिरोगे। इसलिए क्या करते हैं, जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है तब हमें ना वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है वहां पे। इसलिए हम क्या करते हैं, हम बहुत ज्यादा वहां पे रिसर्च करते हैं, कंज्यूमर का प्रेफरेंस वगैरह को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। whether the product will be accepted or not by the consumer उसको भी देखते हैं। on the basis of these future forecast can be done। तो हम जब ये सारी इंफॉर्मेशन निकालते हैं उसके बेस पे हम क्या करते हैं? फ्यूचर फोरकास्ट को हम निकालते हैं। फोरकास्ट मतलब अनुमान लगाना कि कितना हमारा फ्यूचर में सेल होगा। वी गेट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिमांड क्या रहेगी, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखनी है, कॉम्पिटिशन कौन कौन सा है। फॉर दिस देयर आर द नंबर ऑफ मेथड आर कलेक्टेड टू कलेक्ट द डेटा। डेटा कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स भी हम यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चनर है, मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड एटसेट्रा। ओके तो बेसिकली यहाँ पे मीनिंग ऑफ मार्केट रिसर्च में हमने क्या किया, ये एक फर्स्ट मेथड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेथड होती है मार्केटिंग के अंदर, जिसके अंदर हम कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, उसका क्या डिमांड है, क्या उसकी परचेसिंग प्राइस है, उस सब चीज को ध्यान में रख के प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा रिस्क ऑफ फेलियर कम हो जाता है और हमारा ग्रो के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, मेथड ऑफ यूज ऑफ लेबलिंग। बेटा जी पहला तो मीनिंग ऑफ लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग का मतलब जो प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो होती है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, उसका डायरेक्शन वगैरह, वो सब जो चीजें होती है वो क्या यूज होती है, वो कहते हैं हम लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या है? लेबलिंग प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, उसका वेट क्या है, उसकी साइज कितना है, उसकी प्राइस कितनी है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर कौन सी है, इंग्रेडिएंट कौन सा यूज किया, एक्सपायरी डेट क्या है। इट इंडिकेट द प्रोसीजर एंड द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो कैसे हम उसकी प्रोसीजर एंड यूज ऑफ द प्रोडक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। the quite often it provide the direction for opening of packing to। कितनी बार ये क्या बताता है? डायरेक्शन भी देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन की कैसे पैकिंग को यूज करना है उसका डायरेक्शन भी बताता है। मोस्ट प्रोड्यूसर प्रोवाइड टोल फ्री नंबर कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ कंप्लेन हो तो आप हमारे कस्टमर केयर पे बात भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, एक्सप्लेन द टू राइट दैट आर फेवरेबल टू द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे कौन से दो राइट्स है जो फेवर किए थे यूएनओ? तो पहला था बेसिक नीड्स का और दूसरा था हाइजीन एनवायरनमेंट। बेसिक नीड्स क्या है कि ये इट्स रिफर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड्स और सर्विस टू अ डिसेंट लिविंग। मतलब कि हमारे पास इतना गुड्स, ऐसा गुड्स तो होना चाहिए कि हम एक अच्छा शांति भरा जीवन जी सके। नेक्स्ट है हाइजीन एनवायरनमेंट। मतलब यहाँ पे हाइजीन एनवायरनमेंट इज क्या होता है? इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सो दैट इंडिविजुअल एंड कैन लीड देयर क्वालिटी लाइफ। यहाँ पे हाइजीन रिक्वायरमेंट, हाइजीन एनवायरनमेंट में हम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ पे वो क्या हो, जहाँ पे उनको पॉल्यूशन वगैरह का यूज, पॉल्यूशन वगैरह नहीं हो, और सो दैट इंडिविजुअल क्या कर सके, अपनी क्वालिटी लाइफ को जी सके। एवरी इंडिविजुअल हैज अ राइट टू गेट पॉल्यूशन फ्री, वाटर फ्री, फूड फ्री एंड लैंड। ओके, तो ये क्या था बेटा जी? यहाँ पे दो राइट्स किसने दिए थे? एनजीओ ने दिए थे। नेक्स्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। ऐसा क्यों? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में को क्या पड़ी है? मैं क्यों लोगों का देखूं कि उनका कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा? बेटा जी क्योंकि जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस वो ऐसे ही नहीं चलता। बिजनेस सोसाइटी में बीच में रह के, सोसाइटी के बीच में रह के सोसाइटी के साथ ही किया जाता है। इसलिए सोसाइटी को अच्छी चीज मिले, सोसाइटी उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, उनकी हेल्थ सही रहे, वही हमको हमेशा ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या रहता है? दैट द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर गुड्स according to the consumer preference। those manufacturer who fail to understand this, जो manufacturer जो इसको fail हो जाता है understand this, will also lose to their competition। मतलब ऐसे अगर आप बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आप अपने कॉम्पिटिटर के सामने अपना प्रोडक्ट को फेल कर जाओगे। therefore it is in the interest of the business that the producer को रियलाइज होना चाहिए कि develop his business by protecting and understanding the product, अंडरस्टैंडिंग द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो हम वैसे गुड्स प्रोड्यूस करें, ऐसे चीजें बनाएं जो इसके इंटरेस्ट के, कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए हो। तो यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए? हमको अपना बिजनेस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए द प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। द सेटिस्फाइड कंज्यूमर डज नॉट जस्ट परचेज द प्रोडक्ट,
अगेन अगर एक कंज्यूमर जो सेटिस्फाई होता है वो वापस से आप ही के पास आएगा, बट ऑल्सो लोगों को भी बोलेगा कि वहां पे जाके, जैसे आप भी अगर मेरी चैनल से सेटिस्फाई हो रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोग जो आपके खास भाई बंद हो, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हो, उन 2 के साथ ये वीडियो जरूर से शेयर करो कि एक बार तो इस वीडियो को देख अच्छा लगेगा, तेरी एग्जाम में काम आएगा। फालतू कंटेंट तो आप भेजते ही एक दूसरे को ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में, एक बार इसको भी भेज के देखो, क्या पता इसको सुनने से किसी की लाइफ सुधर जाए। जो बच्चे जिसने अब तक नहीं पढ़ना चालू किया, इसको देख के घर बैठ के वो आराम से पढ़ सके, तो शायद किसी का भला हो जाए। किसी का भला करने के लिए भेज दो और नहीं तो। Okay, so but also recommended the product to the various groups of a people in the society which attract new consumer। तो यहाँ पे बेटा जी हम जब क्या करते हैं, हम जब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जब सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो कुछ लोगों को चीज अच्छी लगती है, तो लोगों को चीज अच्छी लगती है तो वो हमसे अगेन एंड अगेन हमसे चीज बाय करेंगे और दूसरा वही चीज को रिफर करेंगे दूसरों को कि भाई आप भी इन चीजों को परचेज करो। ओके, स्टेट द फेवरेबल इफेक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अपनी जो एसेट्स लायबिलिटी है, असेट्स है, वो किसको दे देती है, और उसका जो कंट्रोल है, उसका जो मैनेजमेंट है वो किसको दे देती है? प्राइवेट पर्सन को दे देती है, तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन आने की क्या क्या बेनिफिट होंगे? 4 फेवरेबल बेनिफिट। तो यहाँ पे पहला, राइज इन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। जो एफिशिएंसी है, जो क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर जो पहले प्रोडक्शन होता था, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था, उनको किसी को जवाब नहीं देना था, इसलिए लोग ढंग से काम नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे तो हमको अपने ओनर को जवाब देना है, हम अपने मैनेजर को जवाब देना है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल को कोई मतलब नहीं होता प्राइवेटाइजेशन किस तरह से डेवलप करिए, तो यहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाता है। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को अच्छी मिल पाती है, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिल पाती है, एंड हायरार्किकल सेटअप फॉर द अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पे हायरार्किकल मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो जाता है अकाउंटेबिलिटी के लिए, अगर ये काम फेल हुआ तो इसको कौन है इसके पीछे जवाबदार। तो ये बेटा जी प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट है। प्राइवेटाइजेशन का बेनिफिट क्या है? पहला क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट की एफिशिएंसी बढ़ेगी, पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस कम हो जाएगा, गुड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिलेगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होंगे, एंड हायरार्किकल सेटअप ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे आप हायरार्किकल सेटअप कर सकोगे कि भाई ये काम नहीं हुआ तो तुम जवाबदार, ये वाला काम नहीं हुआ तो तुम जवाबदार, और ये वाला काम नहीं हुआ तो तुम जवाबदार है। ओके, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। बेटा लिबरल का मतलब होता है कि वहां पे चीजों को आसान बना देना। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे द मूवमेंट ऑफ अ बिजनेस, हम यहाँ पे क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ अ बिजनेस करते हैं या तो ट्रेड फ्रॉम कंट्रोल टू ओपन एंड फ्री सिस्टम। हम यहाँ पे मूवमेंट करते हैं, कंट्रोल से निकाल के कहाँ ले जाते हैं, ओपन एंड फ्री सिस्टम में ले जाते हैं। 1991 के अंदर हमारा एलपीजी आया था, वहां पे हमने क्या किया था, हमने एज अ पार्ट ऑफ लिबरलाइजेशन सेटअप, इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था रिड्यूसिंग द टैक्स, रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंट्रोल। मतलब यहाँ पे जो हम कंट्रोल लेके बैठा था कि कोई हमारे देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था, हम बाहर नहीं इन्वेस्ट कर सकते, वो सब सारे प्रकार के रूल्स रेगुलेशन निकाल दिए और जो भी इंडस्ट्री वगैरह इजीली सेटअप हो पाती थी। अब तो यहाँ पे इन अ फेज मैनर में हमने लिबरलाइजेशन लेके आए थे। इन सर्टेन सेक्टर कंट्रोल हैव बीन रिमूव्ड कंप्लीटली ड्यू टू मैक्सिमम एक्सटेंट। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, लिबरलाइजेशन के अंदर यहाँ पे कंप्लीट और मैक्सिमम एक्सटेंट तक क्या कर दिया था, चीजों को आसान कर दिया था। ओके जी, ओके। तो यहाँ पे हमारा जी बेटा जी, यहाँ पे हमारा जो पेपर नंबर 2 सेक्शन नंबर सी खत्म होता है। तो चलो मिलते हैं बाय नेक्स्ट लेक्चर में। सर रुको 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 रुको, आपने तो हमको बोला था कि सर एक सरप्राइज दूंगा, उसका क्या हुआ? बेटा जी हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सरप्राइज दूंगा। तो सरप्राइज ये है कि जो बच्चे हैं ना, वो बोल रहे हैं कि सर हमको रिटर्न नोट्स अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा हमारे एग्जाम के लिए। तो मैं आपको रिटर्न नोट्स दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? देखो, एक तो आपको कमेंट में लिखो सर आई वांट नोट्स, तो जो नोट्स बोलेगा उसको मिलेगा। और दूसरा, ऐसे कितने कमेंट्स होने चाहिए? मिनिमम 100 कमेंट्स होने चाहिए। कितने कमेंट्स? 100 कमेंट्स। अगर 100 कमेंट्स होंगे और 100 लाइक्स होंगे और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 1 लाख लोग, 1 लाख बच्चे जो गुजरात बोर्ड के एग्जाम में 12th में देते हैं, तो 100 कमेंट इज अ वेरी वेरी छोटा सा टास्क दे रहा हूं आपको। अपने दोस्तों को बोलो, लिखो फटाफट आई वॉन्ट योर नोट्स, तो मैं आपको ये जो नोट्स है अवेलेबल करा के दूंगा। कौन से पेपर में? तो ये बाद में जैसे ही 100 नोट्स 100 लाइक्स हो जाएंगे, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रख दूंगा और आपको बता दूंगा एक वीडियो के माध्यम के थ्रू, मैंने ये वाली नोट्स वहां पे रख दी हैं। तो आपको फटाफट, डोंट वेट, जस्ट राइट सर आई वांट नोट्स, वीडियो को करो लाइक और आपको नोट्स मिल जाएगी।
छोटा सा काम तो कर सकते नहीं है, इतना सा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो चलो। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर मजा आया होगा। और आपको क्या करना है, जैसे ये लेक्चर्स है वीओ के क्वेश्चन पढ़ने में नींद आने लगती है, कुछ नहीं, यूट्यूब लगाओ, कान में डालो, कंसेप्ट को समझो, जैसे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे फिर पढ़ो, मजा आने लगेगा, सच में बोल रहा हूं। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही धमाकेदार सीरीज के अंदर हम आगे बढ़ते रहते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे लेक्चर्स देख रहे हो, लेक्चर्स को पूरा देखो, बीच में बंद कर दोगे उतना मजा नहीं आएगा। लेक्चर अगर आता हो ना कि सर ये तो मेरे को आता है, क्वेश्चन क्यों सुनूं, अरे मैं जो कंसेप्ट से सिखाऊंगा वो कंसेप्ट तेरे को नहीं आता होगा, एक बार खाली पूरा वीडियो सुन, और अगर ऐसा लगता हो ना तो उसको स्पीड में सुन ले, भले 1.5 में सुन, 2 में सुन, 2 की स्पीड में सुन, लेकिन उस वीडियो को अच्छे से सुनेगा, तेरा ही भला होगा, मेरा इसमें कुछ ज्यादा नहीं कुछ होगा, समझा। तो वीडियो को पूरा सुनो, और अच्छा लगे तो एंड में उसको लाइक करो, और अपने मिनिमम 1 से 2 फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी करो। और मैंने बताया पीडीएफ मिलेगा, लेकिन क्या करना है, कमेंट में लिखो आई वांट नोट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। हाँ चश्मे वाले भाई साहब, हाँ लंबे बाल वाली, आप ही की बात कर रहा हूँ, यस, चेहरे पे जो स्माइल दे रहे हो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो देखो फटाफट लिखो, और मैं आपको नोट्स जरूर से दूंगा। और ऐसी ही जो अगर आपने मेरे नोट्स को अगर ध्यान से दिखाओ, देखो मैं अपने नोट्स बनाता हूँ, ये कोई ऐसी वैसी नोट्स नहीं है, यहाँ पे चीजों को, हर एक चीज को मैं हाईलाइट करता हूँ, कौन से पॉइंट्स पे आपको जोर देना है, और 2 कलर के एक जो कैचिंग वर्ड है, और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएगी, तो जल्दी से कमेंट में लिख देना सर आई वांट योर नोट्स, और वीडियो को कर देना लाइक, 100 लाइक का टारगेट रखते हैं। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।